बच्चों, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम एक नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर से हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल ना होकर के ज्यादा या कम होता है, उसे कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कई सारे हो सकते हैं। कॉमनली क्या क्या इनके हैं एग्जांपल्स? हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। ये सब एग्जांपल हैं। आपको ये सारे एग्जांपल आने चाहिए, क्योंकि अगर ये इसमें से कोई भी पूछ देता है इन ऑप्शंस कि कौन सा है, सिलेक्ट द मेंडेलियन डिसऑर्डर आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, और एक एग्जांपल दे दिया टर्नर सिंड्रोम और बोल दिया कि इसमें से कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, तो आप बताएंगे कि टर्नर सिंड्रोम जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और बाकी सारे ये क्या है, ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। हीमोफीलिया में क्या होता है, पर इसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है, और एक बार चोट लग गई तो खून का बहना रुकता नहीं है, कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं बनते हैं। प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में पपड़ी बनाने का काम करते हैं। जब भी आपको कहीं छिल जाता है तो क्या होता है, एक लेयर जम जाती है और वो उसको ठीक करने का काम करती है, कवरिंग करती है, जो कि ब्लड को क्लॉट कर देती है, खून बहना बंद हो जाता है, और उसके बाद अंदर सेल जो होती है वो रीजनरेट करती है, नई सेल आपकी आती है। कुछ समय बाद जो ऊपर की जो पपड़ी जमी रहती है वो हट जाती है, तो वो जमाने का काम करती है हमारी प्लेटलेट्स। तो हीमोफीलिया के डिजीज में ब्लीडिंग डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स नहीं जमती हैं, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग का काम नहीं करती हैं, और खून कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होने की वजह से इसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। ये हीमोफीलिया काफी प्रसिद्ध हुआ था आफ्टर क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया जो है इंग्लैंड की राजकुमारी थी, या वहां की जो क्वीन थी, उनको ये बीमारी थी, और उनके आने वाली कई पीढ़ियों में ये बीमारी देखी गई, जिसके कारण कई राजाओं की मौत हुई, और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। देन सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा तो मेंटल डिसऑर्डर होता है, बट साथ साथ क्या होता है, मतलब क्योंकि अगर आपको इतनी स्ट्रेस है, आपका लंग्स काम नहीं कर रहा है, आपके बाकी फंक्शंस अच्छे से नहीं है, तो आपको स्ट्रेस तो होगा ही ना। तो इसमें क्या होता है कि अच्छे से लंग्स काम नहीं करते हैं। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में क्या नहीं काम करता है, तो म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है। लंग्स में एल्वेलाई और ब्रोंक्यूल्स में जम जाते हैं म्यूकस, और म्यूकस क्या होता है, कफ के वजह से क्या होता है, यहाँ पे पर्सन को सांस लेने में दिक्कत आती है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। देन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल कहने का मतलब है जो सेल है वो नॉर्मल शेप ना होकर के कैसी है, सिकल शेप की है। ये सिकल जो है ये एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज होता है क्रॉप्स को काटने के लिए, और कुछ इस तरीके का दिखता है, और जिस शेप की हमारी आरबीसी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल सिकल शेप की हो जाती है, सर्कुलर ना हो करके कैसी हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब एनीमिया वर्ड कहां से आया? एनीमिया शब्द क्या होता है, इसका मतलब होता है वो बीमारी जिसमें पर्सन में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, और ऑक्सीजन, अब क्योंकि सेल जो है आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। एक फैक्ट की बात बताती हूँ, आरबीसी को हम रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स के नाम से जानते हैं। कॉर्पोसेल्स मतलब होता है डेड बॉडी। अब ये जो है, ये सेल जो है आरबीसी, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? बिल्कुल करेक्ट, 120 डेज। ये नॉर्मल लाइफ स्पैन ना जी करके जब ये क्या होता है, इसकी जल्दी डेथ हो जाए, या फिर इसका जो पूरा शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो गया है, सिकल सेल का शेप इसका सिकल हो गया है, और यहाँ न्यूक्लियस होती नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉर्पोसेल्स यानी डेड सेल, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस क्यों नहीं है?
तो न्यूक्लियस इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ऑक्सीजन कैरी करनी है। ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जगह होनी चाहिए ना सेल के पास, तो वो न्यूक्लियस हटा करके वहां स्पेस रहता है जहां पे ये ऑक्सीजन इनटेक करके एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में ले जाती है। बट जब इसका शेप सिकल हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन अच्छे से प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह नहीं आती है, इसीलिए बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया में। और जब खून का अच्छे से प्रभाव नहीं होता है, हीमोफीलिया अच्छे से बनता नहीं है, हीमोग्लोबिन अच्छे से बनता नहीं है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण पर्सन जल्दी थकने लगता है, उसे बहुत ही नॉजिया फील होगा, वॉमिटिंग फील होगी, चक्कर आएंगे, फेंटिंग होगी, ये सब, और जल्दी थक जाता है वो पर्सन। ये सारे सिम्टम्स हमको अनीमिया में देखने को मिलते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। देन द नेक्स्ट डिजीज इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मोर कॉमन होता है मेल्स में इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। मेल में ये डिजीज ज्यादा देखी जाती है और ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। ये नाम सुन के घबराना नहीं है, सेक्स लिंक क्या है, रेसेसिव क्या है, डोमिनेंट क्या है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगे ये टर्म्स। अभी ये जान लीजिए ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। इसमें मेल्स में ज्यादातर ये बीमारी होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। इसमें होता क्या है कि बच्चे को क्लियरली कलर के बीचों में अंतर नहीं समझ में आता। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में उनको अंतर करने में दिक्कत होती है। उनको रेड और क्या है ग्रीन कलर में देखने में अंतर समझ में नहीं आता। उनको रेड और ग्रीन एक ही कलर दिखता है। उनको जब भी अंतर करना होता है कलर में तो वो किसी और से पूछ करके ही पता कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में जो है कि ये डिजीज हो जाती है, क्योंकि उनको दिखता नहीं है कलर, वो पहचान नहीं पाते हैं, उनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, उनमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस की जो बीमारी होती है स्पेसिफिकली मेल में ही क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है। कोई भी सेक्स लिंक्ड डिजीज एक्स लिंक्ड होती है, वाई लिंक्ड नहीं होती है। ये अभी हम जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है। देन फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है, इसमें एक प्रोटीन जो है, मतलब अमाइनो एसिड प्रोटीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और जिसके कारण ये क्या होता है, इस पर्सन में हमें देखने को मिलता है डिजीज मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ये पर्सन्स जिनको फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम की बीमारी होती है, उनका दिमाग सही से काम नहीं करता है। और थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या बीमारी है, थैलेसीमिया में क्या होता है, इसमें आरबीसी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की बेसिकली कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है, इन पर्सन्स में खून की हमेशा डिफिशियंसी बनी रहती है और इनको बार बार ब्लड लेना पड़ता है। बार बार क्या होता है कि खून का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, अलग अलग पर्सन से इनको खून डोनेट किया जाता है। अगर क्या होता है बाई चांस इनका जो ब्लड ग्रुप है वो रेयर है, तो इस पर्सन की मौत होनी निश्चित है, क्योंकि अगर इनका खून नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ। इनकी बॉडी पेल रंग की हो जाती है, क्योंकि खून का कमी से किसी भी इंसान का कलर क्या हो जाता है, पेल दिखने लगता है। और हम क्या देखते हैं थैलेसीमिया डिजीज में, अक्सर ही हम देखते हैं कि जब इनको जरूरत पड़ती है हमेशा खून के डोनेशन की, खून इनको चाहिए, कोई ना कोई इन पेशेंट को कोई ना कोई डोनर चाहिए हमेशा ब्लड के लिए, तो जिसके कारण ये भी कभी कभी इनको डिजीज जो है ब्लड के थ्रू मिल जाती है। मतलब अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और उसका ब्लड गलती से चला गया, मान लीजिए आपको 100 ट्रांजैक्शन पूरी लाइफ में करने हैं ब्लड के, तो हो सकता है एक बार कोई ऐसा भी ट्रांजैक्शन हो जाए जिसमें डिजीज हो, डॉक्टर की गलती से या हॉस्पिटल की गलती से उस पर्सन में कोई ऐसे डिजीज जो है वो ब्लड के थ्रू आ जाए, और जिसके कारण इन पर्सन को लाइफ लॉन्ग डिजीज झेलनी पड़ जाए। अभी थैलेसीमिया तो था ही, एक और बीमारी आ गई ब्लड के थ्रू, तो उससे क्या होता है, इनको सफर करना पड़ता है। तो ये रहे कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जिनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जब क्रोमोसोम का नंबर, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी में ह्यूमन को स्पेसिफिकली लेके चलते हैं एज द सेंटर, तो हम ह्यूमन की बात करते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, यानी कि 23 इन पेयर्स। तो 46 से ज्यादा हो जाना क्रोमोसोम का नंबर या 46 से कम हो जाना क्रोमोसोम का नंबर, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, यानी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना या फिर क्रोमोसोम के शेप में चेंज आना, क्रोमोसोम में ही कोई चेंज आना, उसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इससे कई बीमारियां होती है, जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऐसी कई बीमारियों के ये कारण है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स किसे कहते हैं, जब नंबर ऑफ डिजीजेस एक साथ हो जाए किसी भी पर्सन को, तब उसे ही बोलते हैं डिसऑर्डर। मतलब कई कठिनाइयों का सामना एक साथ करना पड़ जाए तो उसे ही कहते हैं डिसऑर्डर।
तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है सेक्स लिंक, क्या होता है डोमिनेंट, क्या होता है रेसेसिव, हम कैसे पता करेंगे पेडिग्री एनालिसिस में। इसके पहले हमने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ ली थी, अब हम जानेंगे कि कैसे ये ट्रांसफर होता है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द मेल एंड सर्कल रिप्रेजेंट द फीमेल। अगर इन दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करती है कि इन दोनों की मेटिंग हो रही है, यानी कि ये क्या है, कपल है। और नीचे जब लाइन जाती है इसका मतलब ये क्या है, इनके बच्चे हैं। ओके, और यहाँ पे पहला बच्चा, फिर दूसरा और ये तीसरा। हम हमेशा इस ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं कि पहला बच्चा हमेशा लेफ्ट में रहेगा और उसके बाद सेकंड उसके राइट में, और ऐसे करके राइट में बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए एक पर्सन है, उसमें हमको हर जो डिजीज है, पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी की ऑटोजोमल डिजीज जो होती है। अभी हम मेंडेलियन डिजीज की बात कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। मेंडेलियन डिजीज दो तरीके की होती है, एक होती है ऑटोजोमल और दूसरी होती है सेक्स लिंक्ड। अब देखिए सेक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल में हम कैसे डिफरेंस पहचानेंगे पेडिग्री चार्ट को देख करके। अभी एनसीईआरटी में जो चार्ट दिखा है कि हो सकता है कि आपको क्लियर ना हो, अगर है क्लियर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है तो एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे पता चलता है कि डिजीज ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। हमें पता है कि टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने हैं हमारे पास, 46 है। उसमें से ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स कौन से हैं, वो क्रोमोसोम जो हमारे बाकी बॉडी फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कि हम दिखेंगे कैसे, हमारी हाइट कितनी है, हमारी आंखों का रंग कैसा है, हमारे बालों का रंग कैसा है, वो सारे फीचर्स जो हैं ऑटोजोम्स डिसाइड करते हैं। तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं 22 पेयर्स, यानी कि टोटल 22 इंटू 2 कितना हो गया, 44 क्रोमोसोम्स। और जो सेक्स लिंक्ड होते हैं वो दो ही होते हैं, एक्स और वाई। हम इसमें देखते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें ही सारे डिजीज लिंक्ड होते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, वाई क्रोमोसोम थोड़ा यहाँ टिल्टेड होता है, और क्योंकि इसकी साइज थोड़ी सी छोटी होती है तो इसमें ज्यादा जीन्स नहीं होती हैं, मतलब इसमें वो कोड्स नहीं होते हैं ज्यादा। तो जो भी हम कैरेक्टर्स देखते हैं कि कंट्रोल कर रहे हैं वो किस में देखते हैं हम, वो देखते हैं हम एक्स क्रोमोसोम के अंदर। एक्स क्रोमोसोम ही ज्यादातर सेक्स लिंक डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं ऑटोजोमल रेसेसिव और ऑटोजोमल डोमिनेंट के बारे में। हम कैसे पहचानेंगे कि ऑटोजोमल डिजीज है। अगर हम देखते हैं कि मेल, अगर हम इसको शेड कर रहे हैं तो शेड करने का मतलब क्या है, इस पर्सन को बीमारी है, हमने पढ़ा था अफेक्टेड इंडिविजुअल को हम शेड कर देते हैं पूरी तरीके से। तो ये क्या है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिजीज्ड है, तो मेल डिजीज है। फिर सेकेंड जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि फीमेल डिजीज्ड है, फिर हम देख रहे हैं कि मेल भी डिजीज्ड है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जब मेल और फीमेल दोनों ही डिजीज्ड हों और इसके भी आने वाला जन्म, मान लीजिए इनकी शादी हुई किसी फीमेल से और इनके बच्चे हुए, तो इनके बच्चों में भी क्या हो रहा है, डिजीज हो रही हैं। तो देखते हैं जब मेल और फीमेल सबको बीमारी हो रही है तब वो होता है ऑटोजोमल, तब वो डिजीज होती है ऑटोजोमल। अगर हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली लड़के में हो रही है, फिर लड़की में हो रही है, फिर लड़के में हो रही है, फिर लड़की में हो रही है, तब वो होता है सेक्स लिंक्ड बस। लेकिन अगर हम क्या देख रहे हैं कि लड़के को भी हो रही है, लड़की को भी हो रही है, सबको हो रही है, कहीं लड़की को हो रही है, कहीं लड़के को हो रही है, सबको हो रही है, तब होते हैं ये ऑटोजोमल डिजीजेस। इनका सेक्स से कोई रिलेशन नहीं है, यानी जेंडर से रिलेशन नहीं है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, जिसको भी बीमारी देनी है दे देंगे। और अगर हम देख रहे हैं कि हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड है, जनरेशन 1 मदर फादर या पेरेंट्स, ये हो गई F1 जनरेशन, ये हो गई F2 जनरेशन, हम देख रहे हैं हर जनरेशन में कोई ना कोई इन्फेक्टेड है ही, तब क्या होता है, इसे हम कहते हैं हम ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज। समझ में आया, मतलब अगर ऑटोजोमल है यानी कि मेल फीमेल सब इन्फेक्टेड है, यानी कि क्या है, ऑटोजोमल है। और अगर हर पीढ़ी में कोई ना कोई इंडिविजुअल, एक भी इंडिविजुअल डिजीज्ड है, इसका मतलब ये क्या है, डोमिनेंट है। और इसका रेसेसिव देख लेते हैं, ऑटोजोमल रेसेसिव हम कैसे पहचानेंगे, तो एनसीईआरटी के डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट। कैसे पहचाना मैम ने, कैसे पहचान लिया मैंने? तो कहो कि मैम आपने तो पढ़ लिया, नीचे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आपको पता चल गया होगा। नहीं, देखिए आपको भी पता चल जाएगा अगर आपको यहाँ नहीं भी लिखा है। फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है, सेकेंड जनरेशन में भी डिजीज है और थर्ड जनरेशन में भी डिजीज है। ये तो मदर फादर दोनों को डिजीज नहीं थी इसलिए इस जनरेशन में नहीं हुई है, लेकिन अगर एक भी इन्फेक्टेड बंदा है, एक भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है और उसकी शादी हो रही है और उसके बच्चे हो रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज जा रही है, इसका मतलब क्या है कि ये डोमिनेंट डिजीज है। और हमने कैसे पता लगा लिया कि ऑटोसोमल है? क्योंकि फीमेल और मेल सबको क्या हो रही है, फीमेल्स और मेल दोनों को ये बीमारी हो रही है, इसीलिए क्या है, ऑटोसोमल है। अब आपके एनसीईआरटी में बस एक जगह मेंशन्ड है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल क्या है और ये आपसे पूछ लिया जाता है। और क्योंकि आप यहाँ पढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं था, कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ दिया है, मेंशन किया है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। देन ऑटोसोमल रेसेसिव की बात करते हैं। अगर हर पीढ़ी में जनरेशन टू जनरेशन नहीं आ रही है डिजीज, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स में ये डिजीज थी ही नहीं, मतलब कैरियर तो थी मदर, लेकिन क्या था, मदर कैरियर तो थी या फिर कोई कैरियर तो था बट उनको था नहीं वो डिजीज, मतलब वो रेसेसिव फॉर्म में था। तो इसका मतलब रेसेसिव होगा तभी नहीं दिखा, इसीलिए ये क्या हो गया, ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। रेसेसिव कैसे बताया मैंने? क्योंकि एक अगर किसी भी जनरेशन में एब्सेंट है कैरेक्टर, जैसे पहले जनरेशन में एक जन अफेक्टेड थे तो ये डोमिनेंट हो गया, हर जनरेशन में कोई ना कोई इन्फेक्टेड है। अगर एक भी जनरेशन में कोई इन्फेक्टेड नहीं है इसका मतलब ये रेसेसिव हो गया। और ऑटोसोमल रेसेसिव क्यों है? ऑटोसोमल इसलिए है क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही डिजीज्ड हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, तो इसे कहेंगे हम ऑटोसोमल रेसेसिव और ये हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। देन हम बात करते हैं सेक्स लिंक्ड की। सेक्स लिंक्ड डिजीज है, कैसे पहचानेंगे? देखिए मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिए इसका एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल अनीमिया। ऑटोसोमल रेसेसिव का एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। अभी सिकल सेल अनीमिया हम आगे डील करने वाले हैं। देखिए अभी क्या बात हो रही थी ऑटोसोमल की, अब हम बात कर लेते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज के बारे में। सेक्स लिंक, अब सेक्स लिंक डिजीज हम देखते हैं ज्यादातर कौन कैरियर होता है इसका, एक्स, ठीक है। तो हम एक्स, ऐसा कौन सा बीमारी, ऐसा क्या फैक्टर है जो इसके अंदर ये डिजीज कॉज कर रहा है? क्यों भाई ये इतना खतरनाक हो गया है? क्योंकि ये बड़ा है साइज में एक्स वाई क्रोमोसोम के अपेक्षा और इसके पास ज्यादा जीन्स कैरी करने की कैपेसिटी है और एक्स लिंक जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं। देखिए अगर हर जनरेशन में एक्स लिंक, अगर एक्स लिंक है और हर जनरेशन में है वो डिजीज तो इसका मतलब वो डोमिनेंट है, और एक भी जनरेशन में वो एब्सेंट है डिजीज यानी कि वो क्या होगी, रेसेसिव है। लेकिन अगर हमको पहचानना है कि वो सेक्स लिंक्ड है कि नहीं है तो कैसे हम पहचानेंगे? अगर एक इंडिविजुअल है, उसने शादी की, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स वाई, दिस इज मेल, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द मेल एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स द फीमेल। तो ये क्या है, एक्स एक्स और ये हो गई एक्स वाई, ठीक है। अब मतलब ये हो गया, दिस इज मेल, ओके। अब अगर ये इंडिविजुअल डिजीज्ड हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में इनके जो बच्चे होने वाले हैं वो कैसे होंगे? मान लीजिए 50-50, 2 लड़के 2 लड़कियां हैं इनको, तो इनकी जो भी लड़कियां होंगी ना वो क्या हो सकती हैं, कैरियर भी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं, साथ साथ डिजीज्ड भी हो सकती हैं। तो हमने बताया था आपको कि कैरियर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, कैरियर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कैरियर है, कैरियर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में एक डॉट, ये पूरा शेडेड नहीं रहेगा, छोटा सा एक सर्कुलर डॉट जो है वो शेडेड रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि फादर भी क्या है, डिजीज्ड है। अगर हम इसको ले रहे हैं ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि एक्स पे ही डिजीज होगी तो इसको डिजीज है, और बच्चे को एक मदर के भी डिजीज है। अगर दोनों एक्स पे होता तब मदर भी क्या होती है, डिजीज होती। और मेल के केस में क्या होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो वो एक्स क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिजीज के लिए, क्योंकि दूसरा एक्स इसके पास है नहीं। लेकिन यहाँ के केस में क्या होता है, फीमेल के पास अगर एक एक्स पे डिजीज है
और दूसरे पे नहीं है तो क्या होगा, जो कैरेक्टर्स इसके पास नहीं थे वो इसको कंपनसेट कर देते हैं, जो एक्स ठीक ठाक है वो उसको दे देता है कि चलो तुम्हारे पास नहीं है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन वाई मेल के पास ये ऑप्शन नहीं है, उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर कोई भी कैरेक्टर नहीं है तो इसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो ये डिजीज ही होगा और ये डिजीज नहीं होती है। फीमेल्स डिजीज नहीं होती हैं, कैरियर होती हैं। ठीक है, डिजीज कब हो सकती हैं, जब इनके पास दोनों ही एक्स पे क्या होता, ये डिजीज होती। बट अभी हमने कैरियर बनाया है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि क्या देखते हैं हम कि मेल के पास क्या होता है, मेल के पास भी जाएगा, ये x है, यहाँ क्या होगा x और x। तो अगर इसके पास ये दोनों x आए हैं, ये वाला x आया है तो ये क्या हो जाएगी डिजीज, और इसके पास क्या आया है, ये वाला x तो आया है फादर का, और ये मदर का कौन सा x आ गया है, नॉर्मल x आ गया है, तब तो ये क्या हो गई है, कैरियर हो गई है। मेल के केस में हम क्या देखते हैं कि ये आया है x फादर का और x आया है मदर का और y आया है किसका, फादर का। फादर का एक्स बच्चे में, लड़के में नहीं जाता है, फादर का एक्स फीमेल में ही जाएगा। वाई गया तो वो लड़का ही बन जाने वाला है, यानी कि जो मेल के पास एक्स क्रोमोसोम है वो उसकी मदर से ही आया है। तो ये फीचर्स इसके मदर से, अगर इसके पास नॉर्मल एक्स गया है तब तो ये डिजीज नहीं है, बट अगर इसके पास जो एक्स है वो मदर से आया है डिजीज वाला, तब इस बच्चे को भी क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर फादर इन्फेक्टेड है तो ज्यादातर जो वुमेन्स हैं वो इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, और अगर मदर इन्फेक्टेड है तो वो अपने बच्चों को डिजीज दे देंगी। ठीक है, तो अगर मदर इन्फेक्टेड है तो वो बच्चों को डिजीज दे देगी। क्योंकि एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया नहीं है, क्योंकि ये बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा आप लोगों के लिए। अगर फादर डिजीज है तो वो अपनी लड़कियों को बीमारी देंगे, और अगर मदर डिजीज है, मदर में कोई टॉक्सिक ट्रेट है, जैसे कि क्वीन विक्टोरिया के केस में है हीमोफीलिया, ज्यादातर हम देखते हैं कि सेक्स लिंक डिजीज क्या होती हैं, रेसेसिव ही होती हैं। सेक्स लिंक डिजीज रेसेसिव ही होती हैं। रेसेसिव क्यों होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये रेसेसिव इसलिए होती हैं क्योंकि ये डिजीज हर जनरेशन में इसलिए नहीं जा पाती हैं कि अगर ये एक ही क्रोमोसोम पे रहे तो। ठीक है, तो फीमेल के केस में अगर मान लीजिए कि फीमेल है, वो क्या है, कैरियर है। अब ये क्या होगा, ये अपने बच्चे में इसका अपना एक्स तो भेज ही देगी, और अगर लड़का होगा तो उसके अंदर भेज देगी। तो जितने भी लड़के हैं वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे और लड़कियां इन्फेक्टेड नहीं होंगी। अगर हम देख रहे हैं कि हर जनरेशन में ये डिजीज जा रही है, इसका मतलब ये डोमिनेंट है, और हर जनरेशन में ये डिजीज नहीं जा रही है। मान लो इनके बेटी की शादी हुई, फिर इनको जो इंडिविजुअल हुआ वो सारे नॉर्मल हुए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये रेसेसिव है। और मान लीजिए इनके बेटे की शादी हुई, इनको बच्चे हुए, सारे क्या हो गए, लड़के हो गए, तो ये क्या हुआ, इनको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये क्या है, इसका मतलब ये रेसेसिव है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं वेदर इट इज सेक्स लिंक और ऑटोसोमल, रेसेसिव और डोमिनेंट। चलिए अब देखते हैं एक एक करके डिजीज के बारे में। पहला क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया अभी मैंने बताया सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव कहने का मतलब है कि ये इसका क्या था, पेडिग्री थी, ये इसकी पेडिग्री थी किसकी, सेक्स लिंक। ये सेक्स लिंक की तो नहीं है, ओके यस, सेक्स लिंक की ये क्या है, पेडिग्री चार्ट है। ये है क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की राजकुमारी थी, इनको ये डिजीज थी। ये क्या थी, कैरियर थी इस डिजीज की। इनको ब्लीडिंग, इस डिजीज में क्या होता है हीमोफीलिया में, इसको ब्लीडिंग डिजीज भी कहते हैं, डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, कंटिन्यूअसली खून बहता रहता है। कुछ प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी में जो मिल करके क्या करती हैं, प्रोटीन बनाती हैं, जो प्लेटलेट्स को बनाने, फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, यानी पपड़े जमने का काम करती हैं। बट क्या होता है हमारी बॉडी में, जब ये प्रोटीन जो है, ये जो ग्रुप ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन है, कैस्केड कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स मिल करके जब क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। देखिए क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि एक प्रोटीन बनी, वो दूसरे को क्या करेगी, कहेगी कि जाओ चलो, ये इसको एक्टिवेट कर देगी। अब ये दूसरे को एक्टिवेट कर देंगी, फिर ये दूसरे को एक्टिवेट करेगी, फिर ये जाकर के क्या करेगी, आपकी जो क्लॉटिंग है, ब्लड की क्लॉटिंग है वो करा देंगी। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन जो है वो क्या करेगा, क्लॉटिंग कर देगा, और आपको क्या होगा, खून बहना रुक जाएगा। बट अगर इसमें से एक भी प्रोटीन गायब होती है तो ये चेन टूट जाती है। इस एक भी प्रोटीन के गायब होने से ये चेन टूट जाती है, और क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। इसे ही हम देखते हैं हीमोफीलिया के केस में।
हीमोफीलिया में क्या होता है कि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज थी, यानी कि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो कैरियर थी, यानी इनके कैरियर कहने का मतलब क्या है कि इनके एक एक्स में क्या था, डिजीज था, और एक एक्स इनका नॉर्मल था। तो इनको तो कोई सिम्टम्स नहीं दिखे, लेकिन जो हम ये अगर हम करते हैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि ये कैरियर है, और अगर हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये लाइन क्या है, ये पर्सन को डिजीज थी। फिर क्या हुआ कि इनकी जो बेटी थी उसको क्या हुआ, उनको ये कैरियर, ये भी कैरियर थी, ये दोनों बेटियां इनकी कैरियर थी, और इनका बेटा जो था वो हीमोफिलिक था। उनको क्या होता था, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती थी, जब भी ब्लड क्लॉट कराना पड़ता था इनको अलग से प्रोटीन का इंजेक्शन लेना पड़ता था, तब जाकर के इनको क्या होता था, ब्लड क्लॉटिंग रुकती थी। यानी कि हमेशा फ्रिज में इंजेक्शन होना ही चाहिए ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए, नहीं तो क्या होगा, आपका खून जो है कि बहता ही रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। देन इनसे जो बच्चे हुए वो क्या हुआ, उनको भी जितने भी मेल्स थे वो इन्फेक्टेड थे, और जितने भी फीमेल्स थी वो क्या थी, उनको वो कैरियर थी। कुछ फीमेल्स भी यहाँ पे डिजीज्ड हैं। जब क्या होता है कि मदर और फादर दोनों ही क्या हों, डिजीज्ड हों, तभी जो फीमेल होती है वो उनके पास वो डिजीज आ सकती है। बट अगर मदर के पास वो कैरियर भी होंगी तो लड़के को वो डिजीज होगी ही होगी। तो ये था आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज हीमोफीलिया। ओके, इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है प्रोटीन के एब्सेंस में। देन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में के केस में, जिसका हम पेडिग्री चार्ट यहाँ पे देख पा रहे थे, सिकल सेल एनीमिया जो है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर में हम क्या देखते हैं कि जो सेल की शेप, आरबीसी की शेप नॉर्मल ऐसी होनी चाहिए थी, यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी करता है, ये कैसी हो गई, ये हो गई सिकल शेप की, सिकल शेप की हो गई। सिकल मतलब क्या होता है, सिकल क्यों कह रहे हैं, जो हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज होता है ना, सिकल, हसुआ कहते हैं उसे हिंदी में, उसे ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो जीन्स थे हमारे, उसमें क्या था, CTC। नॉर्मल केस में क्या होता है, ये इस लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल, हमारे अंदर कैसा है, और इस लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट हैं उनमें कैसे काम करता है ये। अब देखिए ये CTC जो है वो क्या है, इसमें ये एक जीन जो है यहाँ पे गायब हो गया, T की जगह क्या हो गया, यहाँ पे A हो गया है। बस एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के चेंज होने से बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोग्राफ, है ना, माइक्रोग्राफ मतलब छोटा सा ग्राफ है। ये चार्ट बहुत बड़ा है लेकिन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारे सेम है, बट एक T की जगह क्या हो गया है, बस A हो गया है, जिसके कारण क्या हुआ, अब हमको पता है कि C किससे पेयर बनाता है, G से, और G किससे पेयर बनाता है, C से, एडेनिन थाइमीन से, और थाइमीन एडेनिन से, तो साइटोसिन ग्वानिन से और एडेनिन थाइमीन से पेयर बनाता है। तो हमने क्या देखा, थाइमीन एडेनिन से पेयर बना लेगा, और यहाँ एडेनिन है तो ये थाइमीन से पेयर बना लेगा। अब जब mRNA बनेगा, ये तो DNA था, DNA से जब mRNA बनेगा, ये क्या करेगा कि GAG का क्या बन जाएगा, GAG यहाँ पे बन जाएगी इसकी mRNA, इस सीक्वेंस की बन गई mRNA। यहाँ पे क्या हुआ, इससे C और यहाँ A से बाइंड करेगा U, यहाँ पे बाइंड क्या करना चाहिए था A, बट यहाँ क्या आ गया mRNA में U। एक U के चेंज होने से यहाँ क्या बन गई, वैलिन प्रोटीन बन गई। बननी क्या चाहिए थी, ग्लू मतलब ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था, बन क्या गया, वैलिन बन गया। ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स। अब कई सारी अमाइनो एसिड मिल करके हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाती हैं, कई सारी अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाती हैं। अगर एक भी अमाइनो एसिड इसमें से गड़बड़ हुई तो प्रोटीन का काम पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, एक सीक्वेंस चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। सोचिए कितना मेजर इंपैक्ट आया एक छोटे से चेंज का। उसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं करते हैं, छोटा सा भी चेंज लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप सोचते हैं आज मैंने अनहेल्दी खा लिया तो क्या हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है आपको फ्यूचर में देखने को मिलता है जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चेंज की वजह से पूरा वैलिन जो है वो प्रोटीन नया सिंथेसाइज कर देगा। नया प्रोटीन सिंथेसाइज होने की वजह से ये जो पेशेंट है वो एनीमिक हो जाएगा, उसको अनीमिया हो जाएगा, और ये नॉर्मल आरबीसी ना बनके ये शेप कैसा हो जाएगा इसका,
इसका शेप हो जाएगा सिकल शेप। और अनीमिया के पेशेंट को क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम होती है, इनको बहुत जल्दी थक जाते हैं, खेल नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चे दौड़ते हैं तो थक जाते हैं, इन्हें चक्कर आने लगता है, इनको वॉमिटिंग आने लगती है, और क्या होता है कि हमेशा थके थके से रहते हैं। इनका बॉडी का पेल कलर की होती है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब हम देखते हैं, और हमेशा क्या करता है, दवाई करनी पड़ जाती है। अब सिकल सेल अनीमिया का जो डिसऑर्डर है वो कैसा है, अभी हमने पढ़ लिया था, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रेसेसिव कहने का मतलब है कि हर पीढ़ी में नहीं आएगी, किसी बच्चे में ही देखने को मिलेगा, किसी जनरेशन में ही देखने को मिलेगा। ऑटोसोमल कहने का मतलब है कि इसको जेंडर से मतलब नहीं है, मेल या फीमेल दोनों को हो सकता है। अब हम लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, जो पर्सन है वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। ऐसा क्या होता है कि पर्सन मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, इसमें ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, मतलब ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इंडिविजुअल जो होता है इसमें एक एंजाइम जो है, ए रिप्रेजेंट्स द अमाइनो एसिड। ओके, अमाइनो एसिड नहीं बनती है, फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है। एक मैंने बताया था ना, एक प्रोटीन दूसरे को बनाती है, फिर तीसरे को बनाती है, वहां एक्टिवेट कर रही थी, यहाँ दूसरे को बना रही है, उसके सिंथेसिस में हेल्प कर रही है। तो जब फिनाइल एलानिन नाम की प्रोटीन टायरोसिन में नहीं बदलती है, तब ये फिनाइल एलानिन जो है वो क्या होता है, एसिड के फॉर्म में एक्यूमुलेट होने लगता है, फिनाइल पायरुविक एसिड के रूप में इकट्ठा होने लगता है हमारी ब्रेन सेल्स में। हमारी ब्रेन में जगह जगह ये जाकर के इकट्ठा हो जाता है, और क्योंकि किडनी इसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, और ये क्या होता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, यूरिन के थ्रू ये एसिड बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हम यूरिन से इसका टेस्ट कर सकते हैं। अगर यूरिन में फिनाइल, ये जो एसिड है फिनाइल, वो मिलती है, यानी फिनाइल पायरुविक एसिड मिलती है किसमें, यूरिन में, इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन जो है इस डिजीज से सफर कर रहा है। स्टार्टिंग में तो उतने सिम्टम नहीं देखते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे का ये जो मेंटल डिसऑर्डर्ड है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है वो पर्सन, क्योंकि धीरे धीरे ये एसिड जो है एक्यूमुलेट होना शुरू होती हैं। होते होते एक टाइम के बाद ये क्या होता है, पर्सन धीरे धीरे मेंटली डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी इसका दिमाग सही से काम नहीं करता है, साइकोमोटर स्किल्स इसकी अच्छे से काम नहीं करती हैं, जो ये सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं। और हम क्या देख रहे हैं कि किडनी इसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, किसको, फिनाइल पायरुविक एसिड को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं अब्सॉर्ब कर पा रही है, क्योंकि हमारी जो किडनी है वो किसके लिए बनी है, वाटर के रिटेंशन के लिए, वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है, NaCl को रीअब्सॉर्ब करती है, क्योंकि फिनाइल जो ये एसिड है वो हमारी बॉडी में बनता ही नहीं है, तो उसको अब्सॉर्ब करने के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं बना है। और ये जब बनने लगता है और टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होता है, तो ये क्या होता है, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, और कभी कभी ये, मतलब ज्यादातर ही क्या होता है, ब्रेन में एक्यूमुलेट इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण वो पर्सन क्या होता है, ये प्रोटीन है, ये क्या होते हैं, ब्रेन में जो है इकट्ठा होने के कारण पर्सन जो है वो मेंटली रिटार्डेड होता है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।